Hello all, I Pallavi Sharma welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Crack all Bihar exams with us, that is Unacademy. Let's crack Bihar exams. Crack BPSC with India's largest learning platform, that is no other than Unacademy. Here is a few detail about me. I'm Pallavi Sharma. I have done MA in History. I have done MA in Education. I have been teaching to JPSC BPSC aspirants since 2017. I have teaching experience of more than 7 years. यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट जो है वो मिलता है डेली लाइव क्लासेस का। डेली लाइव क्लासेस कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको मौका मिलता है अपने मनपसंदीदा एडुकेटर से लाइव इंटरैक्ट करने का, जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को लाइव अपने टीचर्स के समकक्ष रख सकते हो और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है आपको। यहाँ पे मौका मिलता है आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि याद रखो जितना ज्यादा आप टेस्ट और क्विज में पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या कहाँ पे मेहनत करनी है, कौन सा आपका जो एक बैकग्राउंड है पढ़ाई का वो स्ट्रांग है और किस पे ज्यादा और ध्यान देना है आपको। तो टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से हम ये सारी चीजें करते हैं। फिर हमारा जो कोर्स है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, ताकि हम एक भी सिलेबस का पोर्शन छोड़े ना। हमारा जो कोर्स होता है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है कि हम एक एक चीजों को कवर करते हैं जो सिलेबस के अंदर है। यहाँ पे आपको मौका मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस करने का। मतलब एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले ली तो उसको आप अपने किसी भी कंफर्टेबल डिवाइस से, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, किसी से भी आप जितनी बार चाहो उतनी बार उसको एक्सेस कर सकते हो। लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो बार बार। यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी बात है कि बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन का मैं बात करूं तो मात्र 350 रुपया में यहाँ पे बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन शुरू हो रहा है। मात्र 350 रुपया प्रति माह। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चलते हैं। यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपने टीचर से लाइव इंटरैक्ट करो और आप अपने मन पसंदीदा एडुकेटर को चुनो। यहाँ पे आप अपने मन पसंदीदा एडुकेटर से पढ़ सकते हो और उसके बाद आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे हमारे कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं, ठीक है, वो देख लो क्या क्या अपकमिंग कोर्सेज है, किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद बीपीएससी का कुछ सब्जेक्ट्स है जो हम कवर करते हैं, दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, पॉलिटी, बिहार स्पेसिफिक और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो एक बहुत अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी का और अगर आप मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल करते हो जो है PSYT, मेरा रेफरल कोड है PSYT, और अगर आप मेरे रेफरल कोड के साथ कहीं पे भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो अनअकैडमी का तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहे बीपीएससी में आप लो एडमिशन, चाहे आप एसएससी में लो, चाहे आप किसी भी कमीशन एग्जाम में लो या फिर आप स्कूल के लिए लो, आप किसी भी में कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हो, आप मेरे कोड का इस्तेमाल करो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे देख लो, बीपीएससी का बात करो तो 12 महीने की सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 8,800 रुपया और पर मंथ आपको कुछ 733 रुपया देने पड़ेंगे और 24 महीने का है यहाँ पे 12,800 रुपया। लेकिन अगर आप डिस्काउंट का बात करो तो डिस्काउंट हो करके वो राशि 11,520 हो जाती है और 12 महीने की जो थी वो 7,920 होती है। तो बिना देर किए हुए आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करो और 10% डिस्काउंट पाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी आपके लिए। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है, सीधा आज अपने टॉपिक में आते हैं। देखो, अभी के पहले हमने बात किया अर्ली वैदिक एज के बारे में,
हमने बात किया लेटर वैदिक एज के बारे में। फिर हमने बात किया कि आर्यंस का एंट्री कहाँ से हुआ था, जिसके दरमियान हमने देखा था कि भाई आर्यंस जो इंडिया में एंटर किए थे वो दो प्रमुख एरिया से किए होंगे। दैट इज एक है एंड्रोनोवो कल्चर जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, और एक है बीएमएसी, दैट इज बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। एक जो एंड्रोनोवो कल्चर था वो इंडिकेट करता है साइबेरिया और यूरेशिया के इलाके से, और बीएमएसी का जो इलाका है वो कवर करता है तुम्हारा उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो बेसिकली कहा जाता है कि इन सारे इलाकों से आर्यंस इंडिया में एंटर किए, और आर्यंस जो इंडिया में एंटर किए थे वो अलग अलग बैचेस में किए थे। एक बार में सारे आर्यंस इंडिया में आ गए थे ऐसा नहीं था, वो अलग अलग टुकड़ों में आए थे। जो पहले पीपल आए थे, जो पहले आर्यंस आए थे, कहीं ना कहीं वो जाकर के सप्त सिंधु के इलाके में बस बस गए थे, और उसके बाद जो लेटर फेज में आर्यंस आए वो ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फैले। तो याद रखो हमने बात किया था जब आर्यंस इंडिया में आए और जब वो सेटल्ड हुए फर्स्ट बारी सप्त सिंधु के इलाके में, और इसको अर्ली फेज कहा गया है जहाँ पे हम ऋग वैदिक का बात करेंगे। और लेटर वैदिक फेज क्या था, जब लेटर ऑन आर्यंस आए और आर्यंस और ज्यादा स्प्रेड हो गए, स्कैटर्ड हो गए ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न इलाके में, तो उसको लेटर वैदिक का फेज हमने देखा। फिर आज तक की क्लास में हमने देखा कि कैसे हमारा जो वैदिक एज है वो कहीं ना कहीं चार वेदास का बात किया हमने, ऋग वेदा का बात किया, फिर हमने बात किया तुम्हारा सामवेद का, अथर्ववेद का, ठीक है, यजुर्वेद का, इन सारे वेद का बात किया, और हर एक वेद में क्या इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब चीजों का हमने डिस्कशन किया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि भाई अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में अंतर क्या है, क्योंकि क्यों डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक अलग और लेटर वैदिक अलग, कुछ तो अंतर होगा इसमें। तो आज के कोर्स ऑफ डिस्कशन में हम देखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में अंतर क्या था, क्या डिफरेंसेस था, ठीक है। जहाँ पे हम देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड जो था, लेटर वैदिक पीरियड, ये बहुत सुकून का पीरियड था, ठीक है। यहाँ पे जो कोर्स ऑफ वो था, एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया था, जो लाइवलीहुड का जरिया था, वो कुछ और है। फिर हम लेटर वैदिक के और मूव करेंगे तो सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन कुछ और रह गया हमारा। उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। लेटर वैदिक पीरियड में कुरीतियां बढ़ती चली गई, औरतों का जो कंडीशन था उसमें लगातार डिग्रेडेशन आता चला गया, परिस्थिति बद से बदतर होते चली गई। रिलीजियस लाइफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आएगा हमें। तो ये सारी चीजों को आज के कोर्स ऑफ डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम जो अर्ली वैदिक में इतना अच्छा था वो लेटर वैदिक में आते आते इतना खराब हो गया। कैसे एक राजा को पहले कंट्रोल करने के लिए अलग अलग असेंबलीज थी, लेकिन अब वो बस नाम मात्र की रह गई, जिसको मैं बोलूं अगर सभा समिति और भी जो असेंबलीज थे। तो इस बारे में अगर देखो तो दैट इज द ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। तो चलो रेडी हो सब कोई, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा सोशल लाइफ। जो सबसे पहली चीज है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड को जो अलग करता है वो है तुम्हारा सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ का मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करती हूँ सोशल एविल्स का। So society had undergone a great change in the later Vedic period. अर्ली वैदिक पीरियड से जब लेटर वैदिक पीरियड मूव कर रहा है तो समाज में बहुत ज्यादा बदलाव आ रही है, बहुत सारे अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है।
इट हैड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, रिजिड हो गया, बहुत सारी कुरीतियां आ गई है समाज में, जहाँ पे कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटीज, ये सारी चीजें समाज में एंटर कर रही है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो समाज बहुत ज्यादा उदारवादी था, बहुत ज्यादा लिबरल था, वो समाज अभी हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा कठोर होता चला जा रहा है। उनका नजरिया कास्ट को लेकर, विमेन को लेकर के बदलता चला जा रहा है। फिर कैसे ब्राह्मण्स डोमिनेट करने लगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब देखो, द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियास नाउ स्टार्टेड टू क्लेम फॉर देमसेल्फ अ पोजीशन ऑफ सुपीरियोरिटी। अब ब्राह्मण्स, क्योंकि हमने चार वर्णों के बारे में बात किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जहां पे हमने देखा कि कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को और ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनको सारा का सारा प्रिविलेज मिले ब्राह्मण और क्षत्रिय होने के नाते। तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेट कर रहे हैं, और जो हायरार्की में नीचे तबके के वर्ण थे, उनका शोषण हो रहा है। फिर लग्जूरियस लाइफ का देखो तो जो ऋग वैदिक पीपल थे, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत सिंपल। वहां पे एक फंडा था भाई, वन मैन वन वाइफ। कभी कभी ऋग वैदिक पीरियड में जो राजा होते थे और जो अमीर आदमी होते थे, वो एक से अधिक वाइफ रखते थे, लेकिन ऐसे नॉर्मली उनका था कि वन मैन वन वाइफ होंगी। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंड, लग्जूरियस लाइफ उनका चालू हो रहा है, और यहाँ पे ये शादी को महत्व नहीं दे रहे, बहुत सारी शादियां कर रहे, इवन प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है लेटर वैदिक पीरियड में। तो तुम अनुमान लगाओ कि सोसाइटी कितना ज्यादा चेंज और अंडरगॉन होता चला जा रहा है, कितना ज्यादा सोसाइटी बदल रहा है। सोसाइटी का नियम और कानून इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है कि वो एक महिला के लिए और एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा जटिलता का केंद्र बनता चला जा रहा है। तो पहले विमेन का कंडीशन भी देखो तो सही था, और वुमेन का कंडीशन खत्म होते चला जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी शादियों का परमिशन दिया जा रहा है। पॉलीगैमी, दैट इज एक से अधिक आप शादी कर सकते हो, एक मर्द अधिक महिलाओं से शादी कर सकता है, दैट इज पॉलीगैमी होने लगा। डिक्लाइन इन मोरल स्टैंडर्ड्स। अब अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे, वो मोरालिटी में बहुत साउंड थे, ठीक है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज उनका होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, इनके पास सारी की सारी चीजों को सॉर्ट करने के लिए सारा तरीका होता था। दे लीव अ वेरी हम्बल लाइफ, वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। लेकिन अगर बात करो लेटर ऑन वैदिक पीरियड का, तो लेटर ऑन वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये नैतिकता डिक्लाइन करता चला गया। ठीक है, ये नैतिकता लगातार डिटोरिएट करता चला गया। अब लोग सिंपल और ऑनेस्ट नहीं रह गए। तो बात करो, अब पोस्ट आर्यंस वर सिंपल और honest, ठीक है, it's not honey, it's honest, it's simple, honest, truthful and virtuous to a large degree, but they could not reach the high moral standard attained by early Aryans। हालांकि ये सच्चे थे, ईमानदार थे, लेकिन अर्ली आर्यंस का जो मोरालिटी था, they could not reach to that level। यहाँ पे ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग और शराब पीना और लोगों के साथ अ, मजाक उड़ाना एक दूसरों का, अनटचेबिलिटीज, ये सारी चीजें थी जो नैतिकता दिखाती है इनकी कि बहुत अच्छी नहीं थी। अब यहाँ के जो मर्चेंट्स है, वो भी ऑनेस्ट नहीं रहने, वो भी अपने व्यापार के दौरान बहुत सारे गलत गलत ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन यहाँ पे सबसे ज्यादा डिटोरिएट कर गया। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि भाई वुमेन का कंडीशन बहुत अच्छा था। वुमेन एडुकेटेड होती थी, वुमेन हिम्स लिखती थी, वुमेन को सभा समिति जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बैठने का मौका मिलता था, वुमेन का एक बहुत अहम रोल होता था, वुमेन रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करती थी, और बहुत सारी चीजें हमने वुमेन के संदर्भ में देखा। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे, तो सबसे बुरी कंडीशन में वुमेन आ गई। द पोजीशन ऑफ वुमेन हैड डिटोरिएटेड टू सम एक्सटेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड।
द डिजायर ऑफ मेल चिल्ड्रन, अब फीमेल चिल्ड्रन दैट इज जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसको तो बर्डन बोला जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये एक बर्डन है, और मेल चाइल्ड को सेलिब्रेट किया जाता था। तो सोचो कितना ज्यादा डिफरेंसेस था जो जन्म से ही नजर आ रहा था। विडोज को शादी करने का अलाउड था कि आप शादी कर सकते हो, लेकिन स्टिल जो मोरालिटी था इट वाज नॉट दैट हाई। वुमेन could not own और इनहेरिट प्रॉपर्टी, अपने पूर्वजों का संपत्ति वो इनहेरिट नहीं कर सकती। ग्रेजुअली वुमेन were also deprived of the right to performing religious rites with their husbands। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि कैसे वो रिलीजियस लाइफ परफॉर्म करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, बट लेटर ऑन पीरियड में ये सारा चीज डिक्लाइन कर गया, एजुकेशन डिक्लाइन कर गया है उनका। अब जो नॉलेज है, उनको जो एजुकेशन देना है, वो सब चीज अब डिक्लाइन करता चला जा रहा है। मैरिज देखो तो नाउ वुमेन का कोई भी आज्ञा नहीं लिया जाएगा शादी के पर्पज से। मैरिज का अगर देखो तो कस्टम ऑफ पॉलीगैमी था, एक से अनेक, एक पुरुष अनेक महिलाओं से शादी कर सकते हैं। एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ दिस सोशल पोजिशन कुड मैरी मोर देन वन लेडी, यानी कि आप कोई भी सोशल पोजीशन से हो, आप बहुत सारी महिलाओं से शादी कर सकते हो। लव मैरिजेस वर फ्रिक्वेंट। अब यहाँ पे 4 आश्रम्स का बात किया था, याद होगा। यहाँ के लोग क्या समझते थे कि 100 साल की जिंदगी है, तो 100 साल की जिंदगी में इन्होंने अलग अलग वर्ग को कैटेगराइज कर दिया था, मैंने बताया भी आपको। तो आश्रम का यहाँ पे एक जिक्र था, ठीक है, कि अलग अलग टाइम पीरियड में एक इंसान को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उन्होंने इस चीज पे फोकस किया था कि भाई 25 साल तक हो तो ब्रह्मचार्य का फोकस करो, 25 साल के बाद तुम क्या करो, तुम गृहस्थी का फोकस करो। उसके बाद जो नेक्स्ट 25 साल है उसमें क्या करो आप, कि कहीं ना कहीं जो 75 ईयर्स तक आप पहुंचोगे, तो 75 ईयर्स तक में आप करो क्या, कि भगवान की शरण में चले जाओ। और 76 ईयर से लेकर के 100 ईयर्स जब तक आप जियोगे तब तक संन्यास ले लो। तो कहीं ना कहीं 4 आश्रम सिस्टम नजर आया हमें, वर्णा सिस्टम नजर आया यहाँ पे। फिर यहाँ का डाइट, ड्रेस और ऑर्नामेंट्स का बात करें, तो डाइट कंटेन्ड टू बी द टाइप ऑफ कंज्यूम इन, कंटिन्यूड हो गया यहाँ पे। जो डाइट था वो कंटिन्यूड कर रहा है वही जैसा ऋग वैदिक पीरियड में था। Rice now become a part of staple food as the Aryans moved eastward। तो तुम देखो पहले आर्यंस आए थे सप्त सिंधु के इलाके में थे, पंजाब के इलाके में थे। अब ईस्टर्न, वेस्टर्न और कहीं ना कहीं सदर्न पार्ट्स में जा रहे। तो ईस्टर्न पार्ट में गए तो और ज्यादा राइस अभी भी फेमस है, तो राइस उन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो वो एक स्टेपल फूड डाइट बन गया। द फॉर्म ऑफ ड्रेस, और ड्रेस का भी फॉर्म बदल गया, फ्रॉम सिंपल टू बहुत गाउडी काइंड ऑफ ड्रेसेस आ गए। आर्यंस का बात करो अगर ऋग वैदिक पीरियड में, तो ये जो ड्रेसेस हुआ करते थे बहुत सिंपल और हम्बल होते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ड्रेस जो है बहुत ज्यादा तड़क भड़क और बहुत ज्यादा गाउडीनेस वाला होने लगा। The form of dress experienced little change except that rulers and their Darbaris began to wear more gorgeous dress made of silk. Shoes and sandals were more in use than before. ठीक है? Both men and women now wear ornaments with which were more sophisticated than before. They also used to comb their hair and carry mirrors with them. अब एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे क्या होने लगा, हंटिंग और पोचिंग बहुत ज्यादा होने लगा। पोचिंग नहीं करेंगे वैसे, हंटिंग, फिशिंग, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा करना शुरू किया। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड हंटिंग, म्यूजिक, चैरियट रेसिंग, डांसिंग व मेन सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। मतलब शौक को पूरा करने का, बोरियत को भगाने के लिए ये लोग क्या करते थे, अर्ली वैदिक पीरियड के लोग चैरियट रेसिंग करते थे, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे। बट जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में आ गए तो चेंजेस हुआ कुछ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैड बीन डिस्कवर्ड, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए।
और स्टेजिंग ऑफ प्लेज हैड स्टार्टेड विच डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, लेकिन हंटिंग अभी भी हो रहा है, इसके साथ साथ म्यूजिकल चेंजेस आए हैं। अब लाइफ ऑफ विलेजेस देखो तो अर्ली आर्यंस कहाँ पे, अगर अर्ली आर्यंस का बात करो तो बेसिकली वो कहाँ पे सेंट्रिक थे, रूरल सेंट्रिक थे, उनको गांव में रहना पसंद पसंद था। लेकिन अगर बात करो लेटर वैदिक का, तो एक बात देखो कि लेटर वैदिक के लोग जो थे वो अपने टेरिटरीज को एक्सटेंड करते थे, एक्सपैंड करते थे, वो दूर दूर इलाकों तक जाते थे। So the early Aryans liked to live in village. They did not like city life. Aryans villages were generally found on the banks, rivers, or by the side of lakes. For they could find plenty of water, their land could be easily cultivated and made fertile. जो अर्ली आर्यंस थे वो गांव में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, ताकि पानियों की मदद से उनका जो लैंड है वो फर्टाइल हो सके, एग्रीकल्चर हो सके। लेकिन लेटर ऑन जो लोग थे वो कहीं ना कहीं दूर दराज और रहने लगे। इट वाज नॉट कंपलसरी कि वो नदी के किनारे ही रहे, और ज्यादा दूर दराज वो जाने लगे। तो अब देखो एग्रीकल्चर में भी बदलाव आया। एग्रीकल्चर में देखो अगर, तो कहीं ना कहीं पहले क्या था, पहले अगर अर्ली वैदिक पीरियड का बात करो तो अर्ली वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं कैटल रेयरिंग फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। यहाँ पे कैटल रेयरिंग तुम्हारा सेकंड सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, या फिर कहे एग्रीकल्चर जो था वो पहला स्रोत हो गया ऑक्यूपेशन का। यानी कि इकोनॉमिक लाइफ में सबसे पहले आ गया एग्रीकल्चर, जो कि दूसरे नंबर में था कहाँ पे, ऋग वैदिक पीरियड में। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, कल्टीवेशन अब ऑक्सन की मदद से हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं खेत को जोतने के लिए जानवरों का प्रयोग प्रयोग किया जा रहा है। और इनको पता था कि काऊ डंग का इस्तेमाल करके किस तरीके से लैंड को और फर्टाइल बनाया जाए। तो तुम अनुमान लगाओ कि शुरुआत में कैटल रेयरिंग वाज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऋग वैदिक टाइम में। जैसे लेटर वैदिक पीरियड में आया तो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट आ गया, फर्टिलिटी के बारे में पता चला इन लोगों को। अब ट्रेड का बात करो तो ट्रेड इन लेटर वैदिक पीरियड डेवलप्ड अ लिटिल सी ट्रेड। अर्ली वैदिक पीरियड में कन्फाइंड था कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लैंड ट्रेड करते थे, सी ट्रेड का अनुमान नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सी ट्रेड का अनुमान लगाया जा सकता है इजिली। इन द लेटर वैदिक पीरियड मर्चेंट्स गिल्ड्स, और मर्चेंट्स का जो एक समूह होता था, इनका एक ग्रुप फॉर्म होता था, वे फॉर्म्ड टू टुक आफ्टर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द मर्चेंट। जैसे आज भी एक संगठन तैयार होता है मर्चेंट्स का, उस समय भी अब मर्चेंट्स का संगठन तैयार हो रहा है ताकि उनके इंटरेस्ट की बात की जाए। कॉइन्स यूज में आ गया है, अलग अलग मेटल्स यूज में आ रहा है। अब यहाँ का रिलीजियस लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अर्ली वैदिक पीरियड में जो रिलीजियस लाइफ था बेसिकली वो नेचर से रिलेटेड था। इंद्रदेव, ठीक है, वायु या फिर अर्थ का बात करो, अग्नि का बात करो, ये सारी चीजें थी। लेकिन जैसे जैसे आप लेटर वैदिक पीरियड में आए तो लेटर वैदिक पीरियड में लोगों को लगा कि अरे भाई ये जो नेचुरल गॉड थे, लाइक स्काई हो गए, सन हो गए, अर्थ हो गए, इनको चलाने वाला भी कोई होगा। तो यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट परसेप्शन जो है लोगों का वो बदल रहा है। ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम दे थॉट दैट दीज ऑब्जेक्ट मस्ट हैव बीन कंट्रोल्ड बाय वेरियस गॉड। और तो ये क्या करने लगे, ये नेचुरल गॉड के साथ साथ नए नए भगवान को भी मानने लगे, जो कि थे शिव, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा एटसेट्रा। ये ऐसा नहीं है कि नेचुरल गॉड को नहीं मानते थे, लेकिन नेचुरल गॉड के साथ और नए नए फॉर्म्स ऑफ गॉड का हमारे सामने आया। अब यजनास परफॉर्म करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। ब्राह्मण्स का एक अलग ही अब डोमिनेटिंग पोजीशन हो गया था। याद करो 33 पार्ट्स में पूरा का पूरा ये जो पुरोहित थे वो बटे थे, जिसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्ट होने लगा था ब्राह्मण्स का। ये ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, वर्णा सिस्टम बनाने वाले। और कहीं ना कहीं अगर तुम बात करो तो ये आश्रम का नीति देना, किंग को असिस्ट करना कि भाई किंग को कब घी डालना है, हवन करना है, सारी चीजें। तो ब्राह्मण का एक बहुत डोमिनेटिंग रोल सामने आया। A large number of Brahmins were now required to carry out their specialized function.
अब ब्राह्मण्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आएगा। और जो होत्री थे ऋग्वैदिक पीरियड में, जो कि हिम्स वगैरह को चैंट करते थे, अब होत्री का काम हो गया भगवान को इवोक करना। और गायत्री जो पुरोहित हुआ करते थे, वो मंत्र को चैंट करते थे। अध्वर्यु जो होते थे वो यजनास को परफॉर्म करते थे। और ब्राह्मण का काम हो गया कि इन सबको असिस्ट करेंगे, यानी कि राजा को असिस्ट करेंगे। और इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो गया किनका? ब्राह्मण का। पॉलिटिकल लाइफ देखो तो पॉलिटिकल लाइफ कहीं ना कहीं बहुत डिटोरिएट होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं लेटर वैदिक पीरियड में एम्पायर बड़ा होते जा रहा है। ऋग वैदिक पीरियड में स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स थे। लेटर वैदिक पीरियड में एम्पायर बड़ा होते जा रहा है, बिग होते जा रहा है। जो नए पुरानी पुरानी किंगडम्स थी वो उनका नामो निशान हटके नया किंगडम आ रहा है। और यश अश्वमेधा यज्ञ जो हुआ था, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक राजा दूसरे को अटैक करेगा, वो हार जाएगा तो वो उसका किंगडम उसके अंदर चला जाएगा, और वो राजा जो जीतेगा वो चक्रवर्तिन कहलाएगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ बहुत ज्यादा पॉसिबल था उस समय। और ये दिखाता था कि इनका जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने वाला था। इनको और ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स आ गई थी लड़ाई करने की, ठीक है। चैरियोट्स, एलिफेंट्स, हॉर्स का इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ अलग अलग वेपन्स भी आ गए थे इस्तेमाल में। अब असेंबलीज का बात करो तो पुरानी असेंबलीज जो रूल करती थी वो सारी असेंबलीज अंडरगॉन की एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। यानी कि पुरानी जो असेंबलीज थी, पुराने जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, जो राजा की पावर को कंट्रोल करते थे, वो कहीं ना कहीं अब अंडरगॉन हो रही है। अब राजा बियॉन्ड ऑल द लॉज है, मतलब सारे लॉज के परे है राजा, उसको कोई लॉ कंट्रोल नहीं करेगा। कहीं ना कहीं राजा चाहे तो किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटा सकता है। राजा को कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर बात करो तो सभा और समिति जो थी वो राजा को कंट्रोल करने का काम करती थी, चेक एंड बैलेंस करने का काम करती थी। लेकिन अभी लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी को कंट्रोलिंग पावर नहीं कर रहा है। तो in the later Vedic time, popular assemblies lost their importance and royal power increased in their cost. द विधेयक कंप्लीटली डिसअपियर, सभा समिति रहा लेकिन उसका जो एक फंक्शन था वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। दे केम टू बी डोमिनेटेड बाय द प्रिंस एंड रिच नोबल्स, इनको डोमिनेट करने लगे कि सभा और समिति को। हालांकि यही सभा और समिति ऋग्वैदिक पीरियड में इंडिपेंडेंट था, लेकिन अब यहाँ पे आके डोमिनेटेड होने लगा दूसरे से। पहले असेंबलीज में वुमेन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, अब वुमेन को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। वुमेन का कंडीशन तो बद से बदतर हो गया। चलो इसी के अनुसार हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, जहाँ पे हमने ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंसेस देखा। जहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सारी चीजें बदलती चली जा रही है। वुमेन का कंडीशन बहुत डिटोरिएट करते जा रहा है, ब्राह्मण्स डोमिनेट करते जा रहे हैं, नए नए ऑक्यूपेशन, परिधान ये सारे आ रहे हैं, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, रिलीजियस जो मोड था वो बदलता जा रहा है, नए नए भगवान आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने नटशेल में देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे ये यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो बने आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। और हमारे आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे कोड के जगह पे आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिएगा। यानी कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए, जो है PSYT। पी दैट इज पल्लवी का P, S शर्मा का S, YT। आप PSYT को इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो आज मैं वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ हैप्पी डे, हैव अ हैप्पी बिगिनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ टुवर्ड्स प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, मेंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हैव अ वेरी हैप्पी डे टू ऑल।